नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस भर्ती की कंप्लीट नोटिफिकेशन कंप्लीट जानकारी नहीं जाना है तो अपने इस चैनल पर जाइएगा। एक वीडियो है एसबीआई बैंक में आ गई शानदार भर्ती। इस वीडियो को कंप्लीट रूप से अगर आप देखेंगे तो भर्ती की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। नोटिफिकेशन को पूरा रीड करके मैंने इस वीडियो में समझाया हूं। अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा एजू तक। टॉप में edutech.in की साइट दिख जाएगी आपको। edutech.in की साइट पर जैसे आप आते हैं यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और इस सर्च बार में आपको सर्च करना है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन वाला आर्टिकल आपको मिल जाएगा। इस वाले आर्टिकल पर क्लिक करते ही दोस्तों आप कंप्लीट रूप से इस भर्ती के बारे में जानकारी तो लेंगे ही, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मिलेगा। ये रहा तीनों लिंक। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करते ही इस पेज में आप चले आएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का। तो दूसरे ऑप्शन पर अभी फिलहाल हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। पहले ऑप्शन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन से पहले दोस्तों एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि इसके लिए जो आवेदन की आखिरी तारीख रखी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ 8 जुलाई इसकी आखिरी तारीख रखी गई है। तो आवेदन आखिरी तारीख से पहले ही कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि बाद में साइट स्लो हो जाता है। रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस पेज में आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। जैसे कि अगर मेरा नाम सूरज ठाकुर है तो मैं फर्स्ट नेम में सूरज दूंगा और फर्स्ट नेम में सेम यहाँ पर रिपीट करूंगा सूरज, और ठाकुर लास्ट नेम में दूंगा, फिर लास्ट नेम में यहाँ पर कंफर्म करूंगा। लेकिन अगर मेरा नाम सूरज कुमार ठाकुर होता तो मैं मिडिल नेम में कुमार भी यूज करता, फिर कंफर्म भी कुमार यहाँ पर लिखता। तो आप उस हिसाब से आपका जो भी नाम है ऐसे ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आप भरेंगे फुल नेम में ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है जो बिल्कुल चालू हो, जिस पर ओटीपी वगैरह आता हो। सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा है तो आप देंगे, वरना छोड़ सकते हैं। जिस भी ऑप्शन में स्टार मार्क लगे हुए हैं वो मैंडेटरी है फिलअप करना। जिसमें स्टार मार्क नहीं लगे हैं उसे आप छोड़ सकते हैं। आपके मोबाइल के जीमेल ऐप में एक ईमेल आईडी होगा पहले से, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी जो होता है उसमें gmail.com लगा होता है, किसी में yahoo.com होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी ईमेल में लगा, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट का gmail.com होगा तो यहाँ से डोमेन नेम चूज करेंगे। gmail.com है, yahoo.com है या कोई वेबसाइट के नाम पर है, ठीक है, तो वो सर्च करेंगे। यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर लिखने के बाद ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है ये यहाँ पर एंटर कर देंगे। डोमेन कुछ इस प्रकार के शो करेंगे जैसे कि देख सकते हैं gmail.com, hotmail.com, in.com, live.com, yahoo.com, अदर। देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। करना क्या होगा, ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है यहाँ पर भरने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी कोड को यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर सेम ऐसे ही इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरते ही ईमेल आईडी यहाँ पर आपका शो करेगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा वो डालकर वेरीफाई कर देंगे। अब बारी है दोस्तों फोटोग्राफ अपलोड करने की। तो आपको करना क्या होगा, एक स्कैन फोटोग्राफ यहाँ से अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज क्या रहेगा, यहाँ पर गाइडलाइंस पर क्लिक करके फोटोग्राफ का साइज देख सकते हैं। तो अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो खींचेंगे, अपने मोबाइल फोन से ही खींच लेंगे और ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड करेंगे। जैसा कि इमेज का आप साइज देख सकते हैं लगभग 20 से 50 के भी यहाँ पर मांगे गए हैं। इसी साइज में आपको आपका पासपोर्ट साइज को बनाना है। आप दोस्तों लाइव फोटो कैसे अपलोड करेंगे, या तो आप अगर इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं या लैपटॉप से भर रहे हैं तो तुरंत लाइव में ही आपको कैप्चर फोटो पर क्लिक करके वेब कैमरा से, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं कंप्यूटर से, वेब कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं लाइव। लेकिन अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो क्लिक हियर टू स्कैन पर जैसे क्लिक करेंगे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा से ही लाइव फ़ोटो कैप्चर क्लिक हो जाएगा और यहाँ पर वो शो करने लगेगा। जैसे आप फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करते हैं इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करेंगे और उसका फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने के बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, वो फोटो को यहाँ से अपलोड कर देना है।
सिग्नेचर का साइज क्या होगा यहाँ पर आप गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों सिग्नेचर जो होगा आपका वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे आप सिग्नेचर करते हो वैसे ही होना चाहिए। इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसा कि हमने सिग्नेचर अपलोड किया है, कुछ इस प्रकार के सिग्नेचर आप करते होंगे। तो सिग्नेचर बिल्कुल सिंपल नहीं होना चाहिए किसी का भी, जैसे आप करते हो वैसे ही डालना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। अब इन 3-4 ऑप्शन के अंतर्गत आपका SBI PO का फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आपने भर दिया है, फोटो एवं सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। अब थोड़ी बहुत डिटेल्स देखने के बाद फॉर्म का आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जानकारी भरा है। देन लास्ट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करके पेमेंट कर देना है। इतना ही करना है, SBI PO का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप जिस भी कास्ट से आते हैं, जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ पर SC ST OBC UR यानी जनरल EWS जो भी आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सब कास्ट फिलअप करना है। जैसे आप एक बार अपना यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ पर आपको सब कास्ट चूज करना है। यहाँ देखो दोस्तों साफ साफ बोल रहे हैं कि सब कास्ट शुड बी सेम एज मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मान लो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके जाति में लागू होता है तो सब कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए जो आप सब कास्ट चूज कर रहे हो। अच्छा, जो भी कैटेगरी यहाँ से आप चूज करते हो, मान लो हमने OBC चूज किया है, यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट लागू होगा OBC के लिए। तो आपका NCL सर्टिफिकेट जो होगा 1 अप्रैल 2026 का बना होना चाहिए, उसके बाद का बना होना चाहिए। मान लो आप EWS चूज करते हो तो EWS यहाँ पर बोले जाएंगे कि उतने तारीख के बाद बना होना चाहिए। तो आप एक बार कंफर्म कर लो कि उतने तारीख के बाद बने हुए हैं या नहीं। जैसा कि साफ साफ यहाँ पर देख ही सकते हो, पूछे ही जा रहे हैं कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसी का एनुअल इनकम के आधार पर EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आपका 25-26 वाला EWS बना है तो आप EWS को चूज कर सकते हैं। या मान लो SC ST वगैरह आप चूज करते हैं, उसका कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल 2026 का बाद का बना हुआ है कि नहीं है तो यस करेंगे, वरना छोड़ देंगे। अगर आप दोस्तों 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो आप यस में जानकारी देंगे, अगर दिव्यांगता नहीं है तो नो में जानकारी देंगे। और नो में जानकारी देते ही बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होंगे, आपको फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दिया जाएगा आगे। जैसे कि यहाँ पर सब कैटेगरी डिसेबिलिटी हो गया, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गया, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गया, ये सब ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे, आपको फिलअप करने नहीं दिया जाएगा अगर आप दिव्यांग नहीं है तो। क्योंकि अगर आप दिव्यांग होते तभी आपके लिए ये सारे जो ऑप्शन दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही है। अब जैसे दोस्तों अगर आप दिव्यांगता सेलेक्ट करते हो तो आपको अगर स्क्राइब चाहिए, जैसे दिव्यांगता को दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक स्क्राइब मिलता है ताकि आप बोलो और वो लिखे, तो स्क्राइब में यस पर सिलेक्ट करेंगे, वरना जो दिव्यांगता नहीं चूज किए हैं उनका ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब यहाँ पूछे जा रहे हैं रिलीजन ऑफ विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, अपना यहाँ पर रिलीजन चूज करोगे। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसकी जानकारी यस नो में जानकारी देंगे। एक्स सर्विसमैन से आते हो, यस या नो में जानकारी देंगे। और अगर हाँ तो कितने मंथ तक आपने सर्विस दिया था, तो अपना पीरियड यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर SBI में एक ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप मेंस एग्जाम में बैठते हो तो आपका मान लो कि एक बार आपने मेंस एग्जाम में बैठा तो उसे हम कहेंगे 1 चांस आपने गवा दिया, ठीक है, 1 अटेम्प्ट आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन प्री एग्जाम में बैठते हो, प्री एग्जाम पास नहीं करते हो, चाहे आप 4 बार बैठे हो 4 बार पास नहीं किए हो, तो आपका 0 अटेम्प्ट 0 चांस माना जाएगा। तो आपने आज तक मेंस एग्जाम में कितनी बार बैठा, मान लो 2 बार बैठा है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। आपने अगर मेंस एग्जाम में 3 बार बैठा है तो यहाँ पर 3 आपको लिखना होगा। अब बोले जा रहा है क्या आपके ऊपर किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा आपके सिबिल पर इम्पैक्ट डाला गया है, जैसे आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो पर सिलेक्ट करेंगे। आपके चरित्र पर कभी दाग नहीं लगा है तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आपने क्लरिकल कैडर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। ऑफिसर कैडर में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय रह चुके हैं या हैं तो यस या नो में जानकारी देंगे। क्लरिकल कैडर में आपने कभी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहे थे लेकिन आपने रिजाइन दे दिया है, एक्स एम्प्लॉय हैं, तो यस या नो में जानकारी देंगे। और आप एक्स एम्प्लॉय हैं जब आप ऑफिसर कैडर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे थे तो आपको यस या नो में जानकारी देना है। क्या आप अभी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उसकी जानकारी यहाँ से चूज करेंगे। फाइनली दोस्तों आपको अपना यहाँ पैन कार्ड लगाना होगा, नेशनलिटी आपको इंडियन चूज करना होगा, यानी पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है
जिस भी स्टेट में आप सेंटर लेना चाहते हो, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उस स्टेट का नाम यहाँ से चूज करेंगे। ऑटोमेटिक स्टेट कोड आ जाएगा, यहाँ पर अपना सेंटर का नाम चूज करोगे। देन मेंस एग्जाम के लिए अपना स्टेट का नाम चूज करोगे कि हमें इसी स्टेट में मेंस एग्जाम का सेंटर चाहिए। ऑटोमेटिक स्टेट कोड आ जाएगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम यहाँ से चूज करेंगे। आप जब एग्जाम में जाओगे एग्जाम सेंटर पर, तो कौन सा कार्ड ले जाना चाहोगे? आईडी कार्ड में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो कार्ड पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। और उस कार्ड का नंबर यहाँ पर देना होगा। जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट करते हो तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ फिलअप करना होगा। अगर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और उस कार्ड को क्या आप एग्जाम सेंटर पर ले जाओगे? बिल्कुल ले जाना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? यस पर क्लिक करना है। उस कार्ड पे जैसे आपका नाम है, अगर मेरा नाम सूरज ठाकुर है आधार कार्ड पे, तो मैं इस फॉर्म को जो स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट नेम फिलअप किया था, एग्जैक्ट नाम मैच करना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो सूरज ठाकुर के नाम पर ही मैं फॉर्म को फिलअप करूंगा। आपको ये एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी कहाँ से मिली है? यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके जानकारी देनी है। जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जॉब पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पूछे जाएंगे कौन से जॉब पोर्टल, जैसे naukri.com वगैरह या और अदर जगह से आपको ये जानकारी मिली है। वो चूज करने के बाद ये पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि, तारीख, फिर महीने, फिर किस साल आपका जन्म हुआ है, ये जानकारी देने के बाद आपकी जेंडर पूछी जाएगी। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, महिला अभ्यर्थी हैं फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक जुड़वा भाई बहन हैं तो यस पर जानकारी देंगे, जुड़वा भाई बहन नहीं है तो नो करेंगे। जेंडर ऑफ द ट्विन, अगर जुड़वा भाई बहन है तो भाई जुड़वा है या बहन जुड़वा है उसकी जानकारी देना है। यानी कि अगर जुड़वा है तो उस ट्विन का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपकी शादी हुई है तो मैरिड करेंगे, वरना अनमैरिड पर सिलेक्ट करेंगे। आपके फादर्स का नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे, मिडिल नेम फिलअप करेंगे, लास्ट नेम फिलअप करेंगे। जैसे आपको अपना नाम आपने सिखाया था मैंने कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसे फिलअप करते हैं, वैसे आपको फादर्स का भी नाम फिलअप करना है। फिर मदर्स का भी नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिलअप करना है। और अगर आपने मैरिड यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा तो आपके स्पाउस नेम जो होंगे वो यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है, खाली बॉक्स आ जाता है। लेकिन आप जब अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपको भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पाउस का नेम वैसे ही फिलअप करना है जैसे मदर्स नेम और आपका अपना नाम फिलअप किए थे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस प्रकार से। तो एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक कोरस्पोंडेंस एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होते हैं। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब है कि फिलहाल आप जहाँ रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि जन्मों जन्म से वो आपका परमानेंट एड्रेस रहा है, आपके पूर्वज वहीं से रहते आ रहे हैं। तो आधार कार्ड पर अक्सर लोगों का परमानेंट एड्रेस ही होता है। तो आप फिलहाल जहां रह रहे हो उसकी जानकारी एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में कंप्लीट रूप से बांट कर दे देना है। फिर किस जिले में रह रहे हो आप उस स्टेट का नाम फिलअप करोगे, एरिया का पिन कोड डालोगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है, एक ही एड्रेस है दोनों, तब आपको इस चेकबॉक्स को टिक करना है। वरना अगर अलग है परमानेंट एड्रेस तो इस चेकबॉक्स को बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, परमानेंट एड्रेस को अलग से फिलअप करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फीस शो कर देंगे, जैसे कि मेरे केस में 750 रुपये शो कर रहे हैं। पूछे जा रहे हैं कि जीएसटी इनवॉइसिंग जो आपको चाहिए किस एड्रेस पर चाहिए, कोरेस्पोंडेंस या परमानेंट एड्रेस पर। कोई भी एड्रेस चूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर शो करेंगे। अब पेमेंट की बारी है, लेकिन दोस्तों एक बार यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके चेक कर लो कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कहीं कोई स्टेप भरना छूट गया है तो आपको वहाँ पर रेड फ्लैग शो कर दिया जाएगा। आप उस रेड फ्लैग के अंतर्गत फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। जब आपका वैलिडेट हो जाएगा सारे डिटेल्स, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब पेमेंट से पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करना है। यहाँ पर साफ साफ बोले गए हैं कि अगर आपके क्वालिफिकेशन में अगर मान लो कि 59.99% है, तब आपको उसकी गिनती जो की जाएगी 60% गिनती की जाएगी। लेकिन अगर 54.99% आया होगा तो आपको वहाँ पर 55% गिनती किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। मान लो ग्रेजुएशन में आपने एक डिग्री लिया था, यहाँ पर एपीएड या पास्ट, अभी अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से एपीएड चूज करेंगे। और एपीएड चूज करने के बाद बहुत से डिटेल्स आपके खुलेंगे ही नहीं, फिलअप करने के लिए दिया ही नहीं जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आपने पास नहीं किया है तो क्लास यानी ग्रेड वो ऑप्शन चूज करने नहीं दिया जाएगा। कितने % मार्क्स आए वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। किस साल किस तारीख को आपने पास किया, क्योंकि अभी तक पास ही नहीं हुए तो ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा।
ऑप्शन इतना दिया जाएगा कि आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का वो स्थान जो है कौन सा जगह पे है वो यहाँ पर चूज करना होगा। अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम फिलअप करना होगा और किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम से आप इस डिग्री को कर रहे हो अभी तो उसकी जानकारी देना है। लेकिन वहीं एपीएड के सेक्शन को हटाकर मान लो कि आपने पास कर लिया है 30 सितंबर 2026 से पहले, अब यहाँ पर पास सेलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री चूज करेंगे, कौन सा डिग्री आपने कंप्लीट किया है। कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से फिलअप करेंगे, आपका कॉलेज कौन सा जगह पे पड़ता है उस जगह का नाम देंगे, किस तारीख को किस साल आपने पास कर लिया है वो डिग्री और कितने % आपके मार्क्स आए थे उसकी जानकारी देने के बाद कौन से क्लास आपने किया, फर्स्ट क्लास पास किया, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो डिवीजन यहाँ से चूज करने के बाद दोस्तों अगर डुअल डिग्री आप कर रहे हो अभी कर ही रहे हो तो यहाँ भी आप एपीएड सेलेक्ट कर सकते हो। एपीएड में आपको मालूम है कि ये 3 ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, बाकी ये 3 और 4 ऑप्शन दे सकते हो। वही अगर पास्ट सेलेक्ट करते हो डुअल डिग्री में भी तो इसमें भी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसकी भी जानकारी एपीएड या पास्ट में दे सकते हैं। मान लो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, एपीएड की जानकारी दे सकते हैं, वरना पास्ट की जानकारी कैसे भरना है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट करता है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं और आपको प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो यस या नो में जानकारी दे सकते हैं। और कौन से स्टेट में आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो उसकी जानकारी यहाँ से चूज कर सकते हैं, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेंटर ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग पूछे जा रहे हैं कौन सा सेंटर, तो यहाँ से सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों लैंग्वेज चूज करने की। जैसे कि अगर मैं हिंदी जानता हूं तो यहाँ पर मैं हिंदी लिखूंगा, हिंदी में पढ़ना भी जानता हूँ रीड को ऑन कर दूंगा, लिखना भी जानता हूँ राइट को ऑन कर दूंगा, बोलना भी जानता हूँ स्पीक को ऑन कर दूंगा। लेकिन दूसरे बॉक्स में अगर मैं इंग्लिश लिखता हूँ, इंग्लिश मुझे पढ़ना आता है, चलो मैं इंग्लिश लिख भी लूँगा, इसे मैं ऑन कर दूंगा राइट में, लेकिन बोलना नहीं आता तो मैं इसे ऑन नहीं करूँगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसके अलावा भी और कोई लैंग्वेज आता है उसकी जानकारी देंगे। क्या वो लैंग्वेज आपको पढ़ना आता है उसे ऑन करेंगे, क्या वो लिखना आता है उसे ऑन करेंगे, क्या आपको बोलना आता है उसे ऑन करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें नहीं आता है उसे आपको ऑन बिल्कुल नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी में तीनों को ऑन कर दिया, ठीक है। इंग्लिश में केवल पढ़ना जानता हूँ, मैं लिखना और बोलना नहीं जानता, मैंने इसे ऑन नहीं किया। बस यही 2 लैंग्वेज मुझे पता है। एक बार वैलिडेट करके डिटेल्स में जानकारी देख सकते हैं आपने क्या क्या फिलअप किया है, क्या क्या बाकी रह गया है, रेड फ्लैग आ जाएगा। बिल्कुल अगर सब कुछ सही रहता है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का देख लो डिटेल्स की सारी चीज़ें सही है। अब बारी है फाइनल सबमिट करने की, पेमेंट करने की। डिक्लेरेशन आपको करना क्या होगा, इस सारे चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है। एक ही चेकबॉक्स को एग्री को करना है और दूसरे में से कोई पहला ऑप्शन चूज करना। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो आईडी प्रूफ आपने चूज किया था उस आईडी प्रूफ में जो आपका नाम है और जो फॉर्म आपने जिस नाम से भरा है दोनों नाम आपका मैच करना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर ये चेक किए जाएंगे। अगर दोनों नाम बिल्कुल मैच कर रहा है तो आपको करना क्या होगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बनाकर रखना होगा, अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर पीसी में बनाकर रखना होगा और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसका क्या साइज रहेगा वो नोटिफिकेशन में दी गई है, नोटिफिकेशन वाली वीडियो अपनी देख लीजिए, अपने इस चैनल पर अपलोड है। इसी प्रकार से हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ से अपलोड करना होगा जिसका फॉर्मेट रहेगा जेपीजी जीपीईजी, ठीक है। और देखो हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे बनाना है। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, इस टेक्स्ट को आपको प्लेन पेपर पे एक लिख लेना है और जहां पर आपको दिख रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, इसको हटाकर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना वाला डेट ऑफ बर्थ लिखना है। बाकी ये जितने भी चीज़ें लिखी है सारी चीज़ें रहेंगे। इसका फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन में जाके अपलोड कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है यहाँ भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पेमेंट करने की बारी है, अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड को एंटर करते ही सबमिट करना होगा। आप पेमेंट किसी के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, या इस क्यूआर कोड को जैसे शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे ना, गूगल पे फोन पे से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा भेज देना, जैसे दुकान में जाके पैसा भेजते हो। फिर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। जब पेमेंट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तुरंत के तुरंत प्रिंट आउट निकल जाएगा। मान लो प्रिंट आउट नहीं निकलता है, आपको फिर से इसी पेज में आना है जहां पर आपने फर्स्ट टाइम आया था। लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे। आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिला था, एप्लीकेशन नंबर, वो डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डालेंगे।
आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। जो जो आपने डिटेल्स फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा SBI PO का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए ताकि उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबाना है।